हाय, वेलकम टू स्टडी आय क्यू. स्टडी आय क्यू मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. माझे नाव राकेश गवालरे आणि आजचा हा व्हिडिओमध्ये आपण बघून घेणार जून 2021 महाराष्ट्र विशेष करंट अफेयर. इसका सारा कंटेंट मराठी में है और हमेशा की तरह इस बार भी मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपके सामने डेटा रखने की कोशिश करूंगा. पहिला प्रश्न तुमच्या समोर आहे. हरवलेल्या अपहृत झालेल्या अल्पवयीन मुलांना शोधून पालकांचा ताब्यात देण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी ऑपरेशन मुस्कान या उपक्रमांतर्गत शोध मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात सत्य है. तो देखिए, आपको पता होगा कि कई सारे जो बच्चे होते हैं वो हर साल हमारे मुंबई से ही नहीं बल्कि पूरे देश से गायब हो जाते हैं. यानी कई बार उनका अपहरण कर लिया जाता है, कई बार वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं. तो उनके लिए हमारी मुंबई पुलिस एक विशेष अभियान चलाती है हर साल और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मुस्कान. ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ये परीक्षा में कभी भी आ सकता है. ऑपरेशन मुस्कान कौन चलाता है? तो वो चलाती है मुंबई पुलिस और ये प्रतिवर्ष चलाया जाता है. और इस बार ये 10th नंबर का ऑपरेशन मुस्कान है. उसमें वो जो गुमशुदा बच्चे हैं या अपहृत बच्चे हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश की जाती है, उनके लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं. तो इसके और पॉइंट्स देख लेते हैं. इसमें से याद करने जैसा मुझे सिर्फ यही एक पॉइंट लगता है कि मुंबई पुलिस का ऑपरेशन है ऑपरेशन मुस्कान. चलिए आगे भी रीड करते हैं. या मोहिमेचा माध्यमातून गेल्या 7 वर्षांत शहरातून बेपत्ता झालेल्या सुमारे 676 अल्पवयीन मुलांना शोधण्याचा प्रयत्न पोलीस करणार आहेत. यानी ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों को वो ढूंढने की कोशिश करती है पुलिस. फिर देखिए, या उपक्रमाचे हे 10वे पर्व आहे. ये मैं आपको बता चुका हूं, ये 10th नंबर का है. गेल्या 9 वर्षांत पोलिसांनी अल्पवयीन मुलांसह हरवलेल्या प्रौढ व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी विशेष उपक्रम हाती घेतले. यानी पुलिस इसके लिए क्या करती है कि छोटे बच्चों के साथ साथ जो प्रौढ़ लोग हैं वो भी ऑब्वियसली गायब हो जाते हैं. कई बार कई लोग गायब हो जाते हैं तो उनको भी ढूंढने की कोशिश करती है. तो इसका आंसर होगा क्या? दोनों बरोबर है. तो इसमें से याद करने जैसा ऑपरेशन मुस्कान मुंबई पुलिस का, और अगर याद करना चाहे तो ये 10th नंबर का है. बस ये 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें. पुढचा प्रश्न बघा. मुंबईतील वाहनतळाची समस्या दिवसेदिवस बिकट होत चालल्याने त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी बृहन्मुंबई वाहनतळ प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या संदर्भात सत्य है. आप देखिए, आपको पता होगा हमारी मुंबई में दिनादिन क्या लोगों की संख्या बढ़ती जा रही और लोग बढ़ेंगे तो उनके साथ ही वाहन भी बढ़ते हैं और उसके बाद में फिर उनकी जो पार्किंग होती है उसकी समस्या आती, जिसको बोला जाता है वाहनतळ. तो उसको समस्या को शॉर्ट आउट करने के लिए जैसे हमारे पास MIDC है इंडस्ट्रीज के लिए, ऐसी म्हाडा भी है. ऐसा एक विशेष प्राधिकरण बना दिया. किसने? मुंबई महापालिका ने, और उसका नाम रखा है बृहन्मुंबई वाहनतळ प्राधिकरण. और इन्हें ये काम दिया गया कि आपको पता होगा कि जैसे किसी शहर की जनसंख्या डेफिनेटली बढ़ने वाली, इस मुंबई की भी हमारे शहर की भी जनसंख्या बढ़ने वाली, तो अगले 20-30 साल में वो किस प्रकार से बढ़ेगी, कितने लोग हो सकते हैं, उसका वो एक अंदाजा लगाते हैं और उस हिसाब से फिर वो पार्किंग की व्यवस्था करते हैं. ऐसा नहीं कि 2-3 साल के लिए किया तो 3 साल के बाद फिर वो अनुपयोगी हो गई, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती जाएगी. तो इसके लिए इसकी स्थापना की गई है बृहन्मुंबई वाहनतळ प्राधिकरण की. आप देख लीजिए. तो इसमें से याद करने जैसा क्या है, यही आपको याद रखना है. बृहन्मुंबई वाहनतळ प्राधिकरण ये स्थापित किया है महापालिका ने. किसके लिए? ये जो पार्किंग की समस्या है इसके जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए. अब इसका पहला पॉइंट देखिए. याद्वारे नागरिकांना सार्वजनिक आणि परवडणारा वाहनतळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. यानी नागरिकों को क्या जो परवड़े और सार्वजनिक वाहनतळ यानी पार्किंग की उन्हें व्यवस्था करके दी जाएगी. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठीचा विकास आराखडा 2034 आणि संबंधित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2034 अनुसार मुंबईतील वाहनतळ व्यवस्थापन विषयक बाबीसाठी वाहनतळ प्राधिकरणची निर्मिती करण्याची शिफारिश करण्यात आली होती. तो ये मैं आपको बता चुका हूं. इतना लंबा सेंटेंस अगर आपको ना भी समझाओ
तो आप रीड कर लेना, नहीं तो इसका शॉर्ट में यही मतलब है कि 2034 तक 2034 तक जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ये जो वाहन तल है यानी पार्किंग है वो बनाने की कोशिश की जाएगी। ये इसका सेकेंड पॉइंट है। फिर इसका आंसर होगा क्या, दोनों बरोबर। याद रखिए एग्जाम में इतने इजी ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे हमेशा की तरह, सिंस मैं आपकी एग्जाम नहीं ले रहा हूं इस वजह से मैंने इजी ऑप्शंस रखे हैं। पुढचा प्रश्न बघा, टाइम्स हायर एज्युकेशन तर्फे एशिया युनिव्हर्सिटी रँकिंग 2021 नुकतीच जाहीर करण्यात आली, या संदर्भात सत्य है। तो पहले तो आपको ये रिपोर्ट किसने जाहिर की है ये पता होना चाहिए। टाइम्स हायर एजुकेशन इसने ये रिपोर्ट जारी की है और वो क्या है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, यानी एशिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रैंकिंग क्या है, उनमें किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स कैसे हैं, लैब अच्छे से है या नहीं, स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं, डिसिप्लिन कैसा है, ये सारी चीजों को देखने के बाद उसकी क्या की जाती है, रैंकिंग की जाती है। तो देखिए इसमें ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज है वो चाइना की है। तो देखिए चीन मधील सिंगुआ विद्यापीठाने पहिले, चीन की जो यूनिवर्सिटी उसका नाम क्या है, सिंगुआ, इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। अगर आप ये भी याद कर लें तो अच्छी बात है। पेकिंग विद्यापीठाने दूसरे स्थान मिळवले आहे, यानी पहला किसको मिला है, सिंगुआ को। दूसरा वाला बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको सिंगुआ पता होगा तो अच्छी बात है। ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि एशिया में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो चीन की सिंगुआ विद्यापीठ, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर देखिए या क्रमांकावरील पहिल्या 100 संस्थांमधील चीनमधील शिक्षणाची संख्या अधिक आहे, शिक्षण संस्थांची संख्या अधिक आहे, तर भारतातील केवळ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये कहां पर है, ये बेंगलोर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये कौन से नंबर पे है, 37वें नंबर पर है। आईआईटी रोपर ये 55 नंबर पर है, 55th नंबर पर है। और आईआईटी इंदौर ये 78 नंबर पे। ये 3 ही इंस्टीट्यूट है जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में शामिल है हमारे भारत से। अनफॉर्चुनेट बात है। और सोचिए हम मुकाबला करना चले हैं किसका, चाइना का। तो हमें एजुकेशन में और हमारे जो रोजगार की और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सब चीजों में बहुत सुधार करना होगा, तभी चाइना से हम मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे आंख बंद करके नहीं कर सकते। तो यहां पर लिखा हुआ है पहले नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी, चीन की सिंगुआ। और हमारे भारत से टॉप पर कौन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये कहां पर है, बेंगलोर में। बाकी ये दो आपको नाम बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था पुणे, या 3 उच्च शिक्षण संस्थांनी आशियातील पहिल्या 200 उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये स्थान प्राप्त केले आहे। आप सोचिए ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं इन्होंने भी कितने, टॉप 100 में नहीं है, ये भी टॉप 200 में, यानी 100 से ऊपर है, उसमें भी ये 3 ही इंस्टीट्यूट हमारे महाराष्ट्र से हैं। इन तीनों में से आपको नाम याद करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट है, आपको याद करना होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एक ये आपको याद रखना है, सावित्रीबाई फुले पुणे, और भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था पुणे, ये तीनों के नाम आपको याद रखने ही होंगे। इसमें से 1-2 तो बिल्कुल आपको रीड करके रखना है क्योंकि ये परीक्षा में आ सकता है। एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और एक सिविल सर्वेंट अगर आप बनने जा रहे हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इन सब के बारे में आपको आइडिया हो कि हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ शिक्षा का क्या लेवल है, हमें क्या करना होगा आगे, क्योंकि आगे चल के आप ही को देश चलाना है। तो इसका आंसर होगा दोनों बरोबर है। फिर से मैं बता दूं इसमें याद करने जैसा पहला पॉइंट है सिंगुआ और हायर टाइम्स हायर एजुकेशन सोसाइटी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये है टाइम्स हायर एजुकेशन ने इसको जारी किया है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, ये इसका दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। और इसमें से टॉप वाला मैंने आपको बता दिया। फिर इंडिया में टॉप पर कौन है, तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है। और हमारे महाराष्ट्र के अगर आप तीनों याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, उसमें सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ यानी यूनिवर्सिटी, और ये 2 और भी हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बट आप इजी बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा। सिंगुआ एक, ये एक
ये यूनिवर्सिटी की रँकिंग, उसके बाद में ये भारत का और ये हमारे महाराष्ट्र का. पुढचा प्रश्न बघा. रेल्वे प्रवास आणखी वेगवान करण्यासाठी व मुंबई विविध व महत्वाच्या शहरांशी जोड़ण्यासाठी बुलेट ट्रेन चालवली जाणार आहे, या संदर्भात सत्य है. तो आपको पता है बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच में तो चल ही रही है, यानी चलने वाली है, उसके ऊपर काम चल रहा है. बट इसके अलावा भी और शहरों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है मुंबई से. मुंबई ते अहमदाबाद बरोबरच मुंबई ते हैदराबाद आणि मुंबई ते नागपूर. अब ये इंपॉर्टंट है, मुंबई से नागपूर या मार्गावरही बुलेट ट्रेन चालवण्याचे नियोजित केले आहे. यानी एक मुंबई से अहमदाबाद तो चलने वाली है और मुंबई से हैदराबाद ये चलेगी और मुंबई से नागपुर ये भी चलने वाली है. और देखिए यहां पर आगे भी लिखा है मुंबई पुणे हैदराबाद बुलेट ट्रेन या 650 किलोमीटर मार्गावर व मुंबई ते नाशिक नागपूर या 736 किलोमीटर मार्गाचेही एरियल लिडार सर्वेक्षण गेल्या 3 महिन्यापासून सुरू केले आहे. इनका सर्वे भी कर लिया गया. तो मुंबई पुणे हैदराबाद बुलेट ट्रेन एक ये मिलेगी आपको, और दूसरा मुंबई नाशिक नागपूर, ये आपको पता होना चाहिए. मग याचं उत्तर आहे का? दोन्ही बरोबर आहे. तो कहां से कहां तक? एक तो अहमदाबाद वाला हम सब जानते हैं, और ये 2 शहरों के नाम, खासकर आपको महाराष्ट्र के शहरों के नाम पता होना चाहिए. नागपुर से भी बुलेट ट्रेन जाएगी और पुणे से भी और नाशिक से भी, ये शहरों के नाम आपको पता होना चाहिए. मग याचं उत्तर आहे दोन्ही बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न बघा. राज्यातील शहरांमधील 50 वर्षे किंवा त्याहून अधिक जुन्या वृक्षांना प्राचीन वृक्ष हेरिटेज ट्री असे संबोधून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे, या संदर्भात सत्य है. थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर हो सकती है, उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिए. तो देखिए जितने भी शहर हैं हमारे महाराष्ट्र में, उन शहरों में ये देखा जाएगा कि 50 वर्ष से ज्यादा की एज का कोई पेड़ है क्या, और अगर वो है तो उसका संरक्षण किया जाएगा. जूने जो पुराने पेड़ हैं उनका संरक्षण किया जाएगा, और इसका नाम क्या है? प्राचीन वृक्ष हेरिटेज ट्री, ये इस मुहिम का नाम रखा गया. और उसमें उन्हें जो भी जरूरी होगा, जैसे उनका संरक्षण किस प्रकार किया जाए, उनमें अगर किसी प्रकार की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है तो वो किया जाएगा, या फिर उनमें किसी प्रकार की कोई बीमारी लग रही है तो उससे उन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी. जो भी चाहिए वो इनके लिए कोशिश की जाएगी. तो इसका नाम है प्राचीन वृक्ष या हेरिटेज ट्री, ये इसका नाम है. हेरिटेज ट्री ही संकल्पना आणि त्यांचा संरक्षणासाठी आवश्यक कृती कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. यानी हेरिटेज ट्री ये एक संकल्पना है, और ये किसके लिए है? जो 50 साल से पुराने वृक्ष है, कहां पर? शहरों में, उन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी, उन्हें प्रिजर्व करने की कोशिश की जाएगी, कंजर्व करेंगे. या सुधारणांमध्ये वृक्षाचे वय, भरपाई वृक्षारोपण यानी कंपेंसेटरी प्लांटेशन, जैसे आपने 2 वृक्ष काटे तो 2 आपको लगाना है, इसे कहा जाता है भरपाई वृक्षारोपण. मोठ्या प्रमाणात होणारी वृक्षतोड, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष निश्चिती, वृक्षाचे पुनर्रोपण, वृक्ष संरक्षणासाठी पर्यायी विकल्पाचा शोध, वृक्ष उपकर आणि दंडाचा तरतुदी या ठळक बाबींचा समावेश आहे. सारी चीजें इसमें होंगी. यानी जो लोग वो वृक्ष तोड़ काम कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें दंड भी दिया जाएगा और वृक्षों को वापस लगाने की कोशिश भी की जाएगी. मग याचं उत्तर आहे का? दोन्ही बरोबर आहे. इसमें पॉइंट क्या याद रखना आपको कि शहरों में 50 वर्ष से ज्यादा एज के जो वृक्ष हैं उन्हें कंजर्व करेंगे हम. उसका नाम दिया है हमने प्राचीन वृक्ष या हेरिटेज ट्री, ये इस संकल्पना का नाम दिया. आई होप आपको समझा होगा. मग पुढचा प्रश्न बघा. राष्ट्रीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण अहवालातील राज्याचे चित्र संदर्भात सत्य आहे. आप देखिए, एक हमारा जो राष्ट्रीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण आया है वो केंद्र सरकार की तरफ से आता है. तो उसमें सभी राज्यों में जो शिक्षा की कंडीशन है उसको दिखाया जाता है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने % लड़कियां हैं, कितने % लड़के हैं, फिर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं कम उम्र में, या कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना होती है, उनकी एजुकेशन किस स्टैंडर्ड की है,
इसे कहा जाता है क्या, एक अहवाल, एक रिपोर्ट आती है। तो ये रिपोर्ट अभी फिर आई और ये रिपोर्ट भी कोई बहुत अच्छी नाही आहे। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। उच्च शिक्षणाचा प्रवाहात राज्यातील मुला मुलींचे प्रमाण अद्यापही समतोल झाले नसल्याचे दिसत असून अद्याप मुलांचा तुलनेत मुलींचे प्रमाण कमी आहे। देखिए लड़के और लड़कियों की जो एजुकेशन है किसमें, उच्च शिक्षण। उच्च शिक्षण यानी क्या, जब आप 12th पास हो जाते हैं उसके बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं, उसे कहा जाता है उच्च शिक्षण। और भी आप उच्च शिक्षण ले सकते हैं, उससे भी ऊपर उच्च शिक्षण होता है। तो उसमें यह देखा गया कि उच्च शिक्षण में लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की संख्या ज्यादा है। क्योंकि फिर वही हो जाता है हमारे यहाँ पर कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, बस इतना पढ़ ली बहुत है, फिर नहीं तो शादी कर देंगे, ये सारी चीजें होती है। तो ये देखने में आया है कि लड़कियों की संख्या अभी भी उच्च शिक्षण में लड़कों से कम है। उनका जो रेशियो वो बराबर नहीं हुआ कि लड़के और लड़की, जैसे 2 लड़कियां कॉलेज में जा रही है तो 2 लड़के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 लड़कियां और 10 लड़के पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों का जो रेशियो है वो ठीक नहीं है, यानी लड़कियां ज्यादा एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षण के लिए आ नहीं पा रही, इसका यही मतलब होता है। उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचलेल्या 18 ते 23 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ही फारसे वाढले नसल्याचे राष्ट्रीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण अहवालातून दिसत आहे। यानी 18 से 23 साल के जो बच्चों का उच्च शिक्षण में जाने का रेशियो है वो भी पिछले साल के कंपेयर में कोई खास बढ़ा नहीं। क्योंकि पिछले साल ये कितना था, ये था सिर्फ 32% और इस बार बढ़ के कितना हो गया, 32.3%। तो कौन सा बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो यहां पर यही दर्शाया गया है। यहां पर मैंने लिखा भी है 2019-20 मध्ये 32.3% नोंदवले गेले, त्यापूर्वी म्हणजेच 2018-19 मध्ये हे प्रमाण 32% होते। 32 से 32.3 हो गया, तो कौन सा बड़ा भारी ज्यादा हो गया। तो ये भी एक समस्या देखने में आई है। या सर्वेक्षणानुसार उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींचे प्रमाण हे 45.8% आहे, तर मुलांचे प्रमाण 54.2% असल्याचे दिसत आहे। अब देखिए लड़कियों का परसेंटेज कितना है, सिर्फ 45%, लगभग आप इतना मान लीजिए, और लड़कों का कितना है 54%, यानी दोनों में काफी डिफरेंस है, यानी लड़कियों की संख्या कम है, ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा क्या, वरील सर्व। अब इसमें याद करने जैसा क्या है, तो याद करने जैसा आपको ये परसेंटेज याद रखना है, ये थोड़ा सा जरा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। एजुकेशन मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हमारा पीएससी ज्यादा भर देता है, ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस देने की कोशिश करता है। उसके बाद में ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितना बड़ा है, सिर्फ 0.3%, 32 से कितना हो गया 32.3%, और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो इसका आंसर होगा वरील सर्व। पुढचा प्रश्न बघा, राज्याचा किनारपट्टीत कांदळवन व प्रवाळ संवर्धन करण्याचा आणि परिसंस्थांवर आधारित उपजीविकेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हरित पर्यावरण निधी ग्रीन क्लाइमेट फंड च्या सहाय्याने प्रकल्प राबविण्याचा मान्यता देण्यात आली, या संदर्भात सत्य है। अब देखिए ये क्या है, प्रश्न में आपको पता होगा ये है हमारा भारत और इधर ही हमारा महाराष्ट्र है, और ये क्या है, किनार पट्टी है और इसमें कई सारी प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, ये आप जानते होंगे। यहां पर ऐसे समुद्र के पानी में भी रहती, कांदलवन देखने को मिलते हैं, कांदलवन और प्रवाल अब ये दोनों को हमें संवर्धन करना है इसका, क्योंकि इनका ये ग्लोबल वार्मिंग और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से काफी इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट गया है। अब इन पे नेगेटिव इम्पैक्ट जब जाता है तो देखिए इनको कई सारी मछलियां खाती है, ये जो प्रवाल होती है इनको कई सारी मछलियां खाती है। अब अगर प्रवाल ही नहीं बची तो मछली कैसे बचेगी, और मछली नहीं बचेगी तो अल्टीमेटली इंसान को खाने को नहीं मिलेगी, और इंसान को खाने को नहीं मिली तो फिर कई प्रकार की समस्या आएंगी। अल्टीमेटली अगर आप प्रकृति से छेड़खानी करोगे तो उसके लंबे इंप्लीकेशंस होते हैं, बहुत दूर तक इंप्लीकेशंस जाते हैं। तो यहां पर भी वही है, हा प्रकल्प सिंधुदुर्ग, देवगढ़, मालवण, बेंगुर्ला, ये बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना है, सिर्फ पश्चिमी किनार पट्टी आपको मालूम होना चाहिए। यहां जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में आप जानते होंगे, अलीबाग वगैरह जो देखने को मिलते हैं। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गुहागर, राजापूर, रायगढ़, पालघर या ठिकाणी राबवल्या जाईल। यानी कौन कौन सी जगह को हम बचाने की कोशिश करेंगे, सिंधुदुर्ग, इनमें ये पहले कोशिश करेंगे। उसके बाद में आगे भी
और अच्छा हुआ तो और आगे बढ़ते जाएंगे, बट स्टार्टिंग में ये तो नहीं कर सकते ना। अगर आप खाना खाने के लिए बैठे हैं तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा खाना लेंगे, नहीं तो इतना सारा खाना लेके अगर हम बैठ गए और पता चले खाते ही नहीं बना तो खाना नुकसान होगा। इसीलिए जब भी कोई योजना आती है तो उसको पहले छोटे स्तर पर शुरू करके देखा जाता है कि ये सक्सेसफुल होगी या नहीं। तो अभी स्टार्टिंग में तो कहां पर है, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और पालघर, इन जगह में इसको लागू किया गया। प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य प्रकल्प सुकाणू समिती नियुक्त करण्यात येईल। यानी जो हमारे मुख्य सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी ये पूरे प्रकल्प को अंमलबजावणी करने के लिए, यानी इसको क्रियान्वित करने के लिए कि हाँ ऐसा ऐसा करना है। तो इसका आंसर होगा दोनों बरोबर है। अब याद करने जैसा क्या है, ये चार का नाम आपको याद कर लेना है, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और पालघर, ये चार यहां पर ये हम करने वाले हैं। क्या, प्रवाल और कांदल वन का संरक्षण करने की कोशिश करेंगे, उनका संवर्धन करने की कोशिश करेंगे। और इसमें फंड यूज किया जा रहा है हरित पर्यावरण निधि, ये वाला फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसको हम यूज कर रहे हैं। खैर ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये चारों के नाम थोड़े से मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। देवगढ़, मालवण और ये सब बिल्कुल भी आपको याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पुढचा प्रश्न बघा, नाशिक येथील आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेस आदर्श ITI करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली, या संदर्भात सत्य आहे। तो आपको पता होगा हमारे यहां पर बहुत सारे ITI हैं, लगभग प्रत्येक हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं ITI, और 10th के बाद आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। कई सारे बच्चे करते भी हैं ITI। तो देखिए ITI जो होते हैं उससे जो बच्चे निकलते हैं, जो लोग उससे पास आउट होके निकलते हैं, वही अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज में जो ऑपरेटर वगैरह का काम होता है वो करते हैं। जो इंजीनियर्स होते हैं उन्हें उतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता जितना ITI वालों को होता है। तो उसके लिए हमारी सरकार ये कोशिश कर रही है कि एक आइडियल ITI बनाया जाए नासिक में, ताकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे महाराष्ट्र में हो रहा है उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम क्या करें कि जिस प्रकार से उन्हें रिक्वायर्ड स्किल है वही स्किल उस स्टूडेंट को मिले, ताकि उसको आसानी से जॉब मिल सके और वो वहां पर जाके भी अच्छी तरह से काम कर सके। नहीं तो वहां पर सिखाया जा रहा है कुछ और इंडस्ट्री में वो यूज में नहीं आ रहा, तो फिर उसका क्या मतलब है। तो इसके लिए एक आदर्श ITI बनाया जा रहा है नासिक के ITI को। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। कौन से ITI को बनाया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए नासिक ITI को आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ये बनाया जा रहा है। स्थानिक उद्योगधंद्याच्या मागणीनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून देण्यात येणाऱ्या व्यवसाय प्रशिक्षणाची गुणवत्ता वाढ करण्यासाठी तसेच प्रशिक्षणाचा दर्जा उत्कृष्ट होण्यासाठी राज्यातील किमान एका विद्यमान शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा आदर्श ITI म्हणून दर्जा वाढ करण्यात येईल। सिंपल सी बात है, उसका दर्जा बढ़ाएंगे तो पैसे भी लगेंगे, तो पैसे कौन देगा, उसके लिए दोनों देंगे, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। यात केंद्र व राज्याचा हिस्सा किती 70-30 अशा आहे, यानी 70% केंद्र का है और 30% किसका है, राज्य सरकार का। ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, बट हाँ इतना सा शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए कि आदर्श ITI किसे बनाया जा रहा है, तो वो नासिक के ITI को बनाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। मग याचा उत्तर आहे का, दोन्ही बरोबर। पुढचा प्रश्न बघा, परदेशातील संग्रहालयांमध्ये असलेली छत्रपती शिवाजी महाराजांची 3 समकालीन चित्रे प्रकाशात आली आहेत, या संदर्भात सत्य है। आप देखिए 3 हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो चित्र है, जो पेंटिंग्स हैं, वो अभी इसमें न्यूज में आ रही थी, तो वो कहां पर है वो हम बात कर लेते हैं, और वो कब की है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं वो 17th सेंचुरी की है। 17th सेंचुरी ऑब्वियसली जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे उसी समय की वो पेंटिंग है। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो दक्षिण में अभियान के लिए गए थे, दक्कन में अभियान के लिए गए थे, उस समय उनकी वो पेंटिंग किसी ने बनाई थी, और किसने बनाई थी इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो देख लेते हैं, हम पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिंस ये छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित है, इस वजह से परीक्षा में इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। दख्खनी गोवळकोंडा चित्रशैलीतील ही चित्रे 17th शतकातील असून ती लघुचित्रे
मिनिएचर पेंटिंग, लघुचित्र हे मिनिएचर पेंटिंग स्वरूपात आहेत. भारतामध्ये आलेल्या तत्कालीन युरोपियन व्यापाऱ्यांमार्फत प्रथम ही लघुचित्रे यूरोप में हस्तांतरित झाली. ऑब्वियसली भारत में यूरोपी उस समय बहुत सारे आए थे, तो उनके माध्यम से वो यूरोप चली गई वो तीनों पेंटिंग्स. जर्मनी, फ्रांस आणि अमेरिका येथे ही चित्रे सुरक्षितपणे जतन करण्यात आली आहेत. अभी वो कहां पर है? जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में अच्छी तरह से सुरक्षित रखी हुई है. छत्रपती शिवाजी महाराज दक्षिण भारताचा मोहिमेवर गेले असताना ही चित्रे काढली गेली होती. जब वो दक्षिण भारत में मुहिम पे गए थे उस समय उनके ये चित्र लिए गए थे या बनाए गए थे, पेंटिंग बनाई गई थी. तो इसका आंसर होगा क्या? वरील सर्व. फिर से बता दूं मैं, इतने इजी ऑप्शंस आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे. तो इसमें याद करने जैसा क्या है कि 3 चित्र मिले, वो 17th सेंचुरी के हैं और वो यूरोपियन कंट्रीज में रखे हुए हैं, एक अमेरिका में भी रखा हुआ है. ठीक है. अगला प्रश्न, गायकाला रियाजासाठी सहाय्यक ठरणारे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून विविध वाद्यांचे संगीत साथ करणारे नाद साधना ऍप्लिकेशन ऍपल या जगप्रसिद्ध कंपनीचा पुरस्काराचे मानकरी ठरले आहे. या संदर्भात सत्य है. आप देखिए, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकती है. देखिए, एक ऐप बनाया, किसने बनाया उनका नाम मैं बता देता हूं, संदीप रानडे. इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया और वो किसके लिए बनाया? एप्पल कंपनी के लिए, जिसका मोबाइल फोन आता है उसके लिए बनाया, और उसका नाम है नाद साधना. अब नाद साधना में होता क्या? जैसे आप गाने की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो जो एपरेटस होते हैं वो आप ट्यून उसकी बजाते हैं तो उसमें से आवाज निकलती है और उसकी आवाज पे आप प्रैक्टिस करते हैं. कई सिंगर्स ऐसा करते हैं, कई हारमोनियम पे करते हैं, कई और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स पे उनका जो रियाज होता है वो करते हैं. बट इन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया जिसके माध्यम से उसमें अलग अलग प्रकार की जो आपको ध्वनि चाहिए वो इसमें से निकल जाएगी और आप उसके साथ साथ अपना रियाज कर पाएंगे. और उसका नाम उन्होंने दिया नाद साधना. अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से, तो मैं कोई इतना संगीत तक नहीं हूं, इतना मुझे जानकारी होती तो मैं म्यूजिक का बड़ा डायरेक्टर होता. सो आपको सिर्फ इतना याद रखना, नाद साधना, और ये जो लोग रियाज करते हैं उनके ये काम में आता है, एप्लीकेशन है ये. और किसने बनाया? ये संदीप रानाडे जी ने बनाया है. और किसको बना के दिया? तो ये बना के दिया उन्होंने एप्पल कंपनी को, तो उन्हें एक पुरस्कार मिला है. ठीक है. अब हम इसके बारे में आगे पॉइंट्स देखते हैं. संदीप रानाडे यांनी ऍप्लिकेशनची निर्मिती केली असून ऍपल कडून पुरस्कार मिळाले. नाद साधना हे केवळ दुसरे भारतीय ऍप्लिकेशन तर भारतीय संगीतासाठीचे पहिलेच ऍप्लिकेशन ठरले आहे. ये जो एप्लीकेशन है इस प्रकार का, और इस प्रकार का जो उन्हें पुरस्कार दिया, किसने दिया? उसी एप्पल कंपनी ने दिया. तो संगीत में ऐसा ये पहला एप्लीकेशन है और पूरे भारत से दूसरा एप्लीकेशन है जो एप्पल के लिए किसी भारतीय ने बनाया. मूळचे अभियंता असलेले संदीप रानडे गायक आणि संगीतकार आहेत. संदीप रानडे क्या है? मूल से गायक हैं और संगीतकार हैं. हिंदुस्थानी, उपशास्त्रीय, सुगम, कर्नाटक, पाश्चात्य, फ्युजन अशा विविध प्रकारचा संगीतांसाठीचा सुविधा या एप्लीकेशन मध्ये आहेत. कई प्रकार की सुविधाएं हैं. ये सब आपको समझ जाए तो अच्छी बात है. मुझे तो इतना नहीं समझता, म्यूजिक के बारे में मुझे कम ही इंफॉर्मेशन है. मैयाचा उत्तर आहे का? वरील सर्व. याद करने जैसा क्या है? एप्पल ने एक अवार्ड दिया है किन्हें? संदीप रानाडे जी को, क्योंकि संदीप रानाडे जी ने नाद साधना एक एप्लीकेशन बनाया है एप्पल के लिए. पुढचा प्रश्न बघा. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील ललित कला केंद्राने शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य आणि नाटक या ललित कलांचा 5 वर्षाचा एकात्मिक अभ्यासक्रम विकसित केला आहे. या संदर्भात सत्य है. तो ललित कला में सभी चीजें आती है, संगीत आता है, नाचना भी आता है, उसमें नाटक आता है, ये सारी चीजें ललित कला में थी. तो अभी तक ये जो कोर्सेस होते थे वो 3 साल के होते थे, और अब हमारे जो सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ है इसने 5 साल का एक कोर्स बनाया. और उसमें क्या? एक ग्रेजुएशन भी और पोस्ट ग्रेजुएशन भी, यानी मास्टर डिग्री भी इसी में आपको हो जाएगी, ये 5 इयर्स के कोर्स में. तो इसके बारे में बात कर लेते. बनाया किसने है? सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ ने ये शुरू किया है. ठीक है. ललित कला, ये आपको याद रखना है. ये सीधा परीक्षा में ऐसा आ सकता है कि 5 साल का इस प्रकार का कोर्स शुरू करने वाला कौन सा विद्यापीठ है. तो मुंबई विद्यापीठ नहीं लगाना, तब
फिर आपको लगाना आहे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ. ललित कलांसाठीचा हा देशातील पहिलाच एकात्मिक अभ्यासक्रम असून नव्या संधी आणि आव्हाने विचारात घेऊन विकसित केलेला हा अभ्यासक्रम 2019-22 या शैक्षणिक वर्षापासून राबवला जाणार आहे. इसमें ये सारी चीजें हैं. क्या रहेगा उसमें? नया है ये और ये 5 साल का है. देखिए कब से शुरू हो जाएगा? 2021-22 से, यानी अभी तक ये शुरू हो चुका होगा. फिर देखिए ये एकात्मिक है. एकात्मिक मीन्स क्या? आप ग्रेजुएशन भी इससे कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं. देखिए आगे मैंने मेंशन किया, सध्या अस्तित्वात असलेल्या 3 वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रमांऐवजी आता पदवी आणि पदव्युत्तर एकत्रित करून 5 वर्षांचा एकात्मिक अभ्यासक्रम राबवला जाईल. मीन्स इसका आंसर होगा दोनों सही है. एक तो पदवी और पदव्युत्तर यानी ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन, ये दोनों 5 वर्ष की का एक एकात्मिक यानी इंटिग्रेटेड ये कोर्स होगा. मग याचा उत्तर आहे का? दोन्ही बरोबर आहे. आई होप आपको समझा होगा. इसमें याद करने जैसा क्या, 5 साल का एक कोर्स शॉर्ट में भी मैं बता देता हूं और आपको क्या करना है, अपने खुद के नोट्स तैयार करने. इससे अपने खुद के नोट्स, मेरी जो रीडिंग है मैं जो बता रहा हूं, इससे आपने अपनी कॉपी में अपने हाथों से लिख लिया एक बार, तो वो एक अलग चीज होती है. हालांकि आप इसको भी पढ़ेंगे तो ठीक है, इट्स ओके, बट आपने शॉर्ट में अगर अपने नोट्स बना लिए तो डेफिनेटली आप फिर कभी भूलने वाले नहीं. आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत आसानी होगी. तो इसमें ये वाला मैंने बता दिया, इसीलिए मैं बार बार उसको रिपीट करता हूं चीजों को, ताकि आप उन नोट्स को तैयार कर लें, आपके दिमाग में बैठ जाए वो. 5 साल का कोर्स शुरू किया है पुणे सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ ने, ये आपको पता होना चाहिए. पुढचा प्रश्न बघा. स्पर्धा परीक्षेचा विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी सिटी लायब्ररी पुण्यात उभारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या संदर्भात सत्य आहे. आपको पता होगा कि हमारे पुणे में बच्चे बहुत सारे पीएससी की तैयारी करने या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाते हैं, तो उनको लाइब्रेरी की काफी समस्या आती है. तो ये सिटी लाइब्रेरी ऐसी पहली बार हमारे महाराष्ट्र में कोई लाइब्रेरी स्थापित की गई. इसका नाम क्या है? सिटी लाइब्रेरी, जहां पर आपको दोनों तरीके से बुक मिलेंगी. ऑफलाइन भी, यानी जाएंगे तो आपको ऐसे बुक भी मिल जाएगी, और दूसरा डिजिटल बुक्स भी वहां पर मिलेंगी. यानी आप डिजिटल, आपको एक आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा और आप उसके माध्यम से कोई सी भी बुक क्या कर पाएंगे? एक्सेस कर पाएंगे. तो काफी अच्छी बात है. पुण्यात उभारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे, या संदर्भात सत्य आहे. महापालिकेने केलेली राज्यातील ही पहिली सिटी लाइब्रेरी ठरणार आहे. तो अगर आपसे सीधा प्रश्न परीक्षा में आ जाए कि महाराष्ट्र में पहली सिटी लाइब्रेरी कौन सी स्थापित की गई, तो उसका नाम है क्या? सिटी लाइब्रेरी ही है. और ये कहां पर स्थापित की गई? पुणे में. साहित्य पारंपरिक ग्रंथालयातील पुस्तकांचा स्वरूपात आणि आधुनिक डिजिटल ग्रंथालयाचा स्वरूपात या ठिकाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. मग याचा उत्तर आहे का? दोन्ही बरोबर आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान का इसमें उपयोग किया जाएगा और एक डिजिटल और एक कौन सा? ऑफलाइन तरीके से दोनों प्रकार से पुस्तकें उपलब्ध होंगी, वहां पर अवेलेबल होंगी. सिटी लाइब्रेरी. पुढचा प्रश्न बघा. मराठवाड्यात विभागातील पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पिण्याचा पाण्याचे एक संजाल तयार करणारी मराठवाडा जल संजाल योजना संदर्भात सत्य है. एक ये योजना आई है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए. मराठवाड़ा जल संजाल यानी वाटर ग्रिड योजना, ये आपको पता होना चाहिए. आपको पता होगा कि मराठवाड़ा में काफी पानी की समस्या होती है और सूखा पड़ता है वहां पर. कई बार हम न्यूज में भी देखते हैं कि जो किसान आत्महत्या करते हैं उसमें बहुत ज्यादा किसान मराठवाड़ा से होते हैं, उसके बाद में विदर्भ से होते हैं. विदर्भ से भी बहुत आत्महत्याएं होती है किसानों की. बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए. उम्मीद करते हैं हमारी सरकार, हमारे तंत्र एजेंसियां उसके विषय में अच्छा काम कर रही होंगी और आगे करेंगी. पाणी उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्प्याने विकसित करण्याचा व प्रथम औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यासाठी जायकवाडी धरणातून प्रकल्पाचे काम करण्यास राज्य सरकार ने मंजूरी दिली. तो ये टप्पे टप्पे में इसको क्लियर किया जाएगा. जहां पर पानी अवेलेबल है यानी उसकी ग्रिड ले जाने की संभावना है, वहां पर इसको पहले ध्यान दिया गया. और स्टार्ट इसे कहां से किया जा रहा है? जायकवाड़ी. और जिले का नाम अगर पूछा जाए तो औरंगाबाद.
और वहां पर भी पैठण तालुका है। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करना। पैठण से कौन से संत संबंधित है? आपने बहुत सारे संतों के बारे में सुना होगा, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पैठण से कौन से संत संबंधित है। ये संतों के ऊपर भी एक प्रश्न पीएससी में जरूर देखने को मिलता है, आप पिछले सालों के प्रश्न उठाकर देख लीजिए। तो आप कमेंट सेक्शन में अगर ये बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। याशिवाय औरंगाबाद जिल्ह्यातील इतर तालुके बीड, उस्मानाबाद, लातूर आणि उर्वरित पुढील टप्प्यांबाबत एकूण पाण्याची उपलब्धता व निधीचा उपलब्धतेनुसार निर्णय घेतला जाईल। यानी पहले इसको स्टार्ट किया जा रहा है कहां से? जायकवाड़ी से, जो पैठण तालुका में है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? औरंगाबाद से। और बाद में फिर जो दूसरी तालुकाएं हैं उनमें भी यही करने की कोशिश की जाएगी ताकि पानी की समस्या को एड्रेस किया जा सके। मग याचा उत्तर आहे दोन्ही बरोबर। पुढचा प्रश्न बघा, संपूर्ण संगणकीकरण माध्यमातून कामकाजात सातत्याने सुधारणा करणाऱ्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला ISO प्रमाणपत्र मिळाले आहे, या संदर्भात सत्य है। तो आपको ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है, ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। फिर आप सोच रहे होंगे कि आप सभी प्रश्नों को इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, फिर तो मैं आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट होगा वही मैं डालूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो मैं क्यों इसमें डालूंगा। तो महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल, इसको क्या मिला है? ISO सर्टिफिकेट मिला है, ISO इंपॉर्टेंट है ये बिल्कुल आपको याद नहीं करना। 9000 और 2015 इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ इतना आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल, इसको मिला है ISO सर्टिफिकेशन। ISO सर्टिफिकेशन आप जानते होंगे क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर का काफी अच्छी तरह से उपयोग किया। यहां पर मैंने लिखा भी संगणकीकरण, संगणकीकरण का मतलब क्या? कंप्यूटर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग। तो इनको 2 ISO सर्टिफिकेशन मिले। एक तो इन्होंने कई सारे माहिती केंद्र बनाए, उन माहिती केंद्र के लिए मिला है, और एक इस पूरे मंडल को मिला है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। संगणकीकरणाच्या माध्यमातून राज्यातील औद्योगिक आस्थापनांना सुलभ सेवा देण्याचा उद्देशाने मंडळाने बहुतांशी कामकाज हे ऑनलाइन पद्धतीने केले जाते। यानी इस मंडल में बहुत सारे कामकाज क्या ऑनलाइन तरीके से किए जाते हैं, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल में। दूसरा, मंडळाचे माहिती केंद्राची सुरक्षा आणि राज्यभरातील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा विविध समायोजित कार्यप्रणालीस ISO ने प्रमाणित के लिए है। अब ये बिल्कुल आपको याद नहीं करना है कि क्या है ये, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सा हो जाता है, फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। इससे बेटर आप याद कर लीजिए कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल को क्या मिला है? ISO सर्टिफिकेशन मिला है, और एक उसके जो माहिती केंद्र हैं उन्हें भी सर्टिफिकेशन मिला है ISO का। मग याचा उत्तर आहे दोन्ही बरोबर आहे। पुढचा प्रश्न बघा, औंध परिसरात आढळलेल्या दुर्मिळ अल्बिनो मृदुकाय कासवाची नोंद झुंज प्रिंट या वन्यजीव विशेष अंतरराष्ट्रीय नियतकालिकाने घेतली आहे, या संदर्भात सत्य है। आप देखिए इसमें से मैं आपको बता दूं कि एक कासव मिला है। कासव यानी क्या? आप जानते होंगे कछुआ, काफी दुर्लभ कछुआ है, और वो पांडरा कछुआ। पांडरा यानी पिवला भी दिखता है, पांडरा भी दिखता है। पिवला यानी येलो दिखता है और व्हाइट दिखता है, ठीक है। तो वो एक दुर्मिल कछुआ मिला है, कासव जिसको कहा जाता है। उसका नाम ये है इंडियन फ्लैपशेल टर्टल या फिर झुंज प्रिंट। ये आपको पता होना चाहिए। ये फॉरेस्ट सर्विस में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे ही जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, इंडियन फ्लैपशेल टर्टल। तो इनके बारे में देख लीजिए क्या दिया है, मैंने यहां पर डेटा लिखा है। अल्बिनो, इसका नाम क्या है? अल्बिनो। अल्बिनो हे कासव पिवळसर पांढऱ्या रंगाचे असल्यामुळे ओळखण्यास अवघड असते। अल्बिनो म्हणजे रंगहीन असलेले हे कासव दुर्मिळ, अत्यंत दुर्मिळ आहे। ये अत्यंत दुर्मिळ कासव है। रंगहीन जैसा दिखता है, ये पानी में दिखता नहीं है अक्सर, रंगहीन है, पानी के कलर का हो गया तो दिखाई नहीं देता, बट फिर भी ये देखने में आया है। भारतीय मृदुकाय कासव प्रजातीतील संपूर्ण रंगहीन कासवाची नोंद यापूर्वी 1928 मध्ये नागपूर येथे झाली होती। अब देखिए 1928 में ये इस तरीके का कासव दिखा था, तो आप फिर इतने सारे साल के बाद यानी लगभग 92 ईयर्स के बाद में फिर ये कासव देखने को मिला है।
जलसृष्टीतील मृत आणि आजारी जलचर खाऊन पाणी स्वच्छ ठेवण्यात कासव हा घटक महत्वाचे योगदान देतो। ये क्या करता है, जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं या जो बीमार जीव जंतु होते हैं उनको ये कहा जाता है और फिर उससे जल को स्वच्छ करता है, शुद्धता करता है। इस वजह से इसकी काफी इंपॉर्टेंस है हमारी प्रकृति में। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंसान जब भी छेड़खानी करेगा प्रकृति से तो प्रकृति को वो खराब ही करता है। मैयाचा उत्तर आहे का वरील सर्व। याद करने जैसा क्या है, देखिए इसके बहुत सारे नाम यहाँ पर दिए। अल्बिनो एक तो ये भी है, कुछ साइंटिफिक नाम होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। और इंडिया में इसको क्या कहा जाता है, इंडियन फ्लैप शेल टर्टल ये कहा जाता है। एक और ये भी नाम है, झुंझ प्रिंट भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, ये सब बिल्कुल आपको याद नहीं करना है। हाँ, ये दो नाम याद कर लेना, एक अल्बिनो और दूसरा इंडियन फ्लैप शेल टर्टल। ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और ये कैसा है, पिवला पांडरा दिखता है, पानी के आग जैसा दिखता है ये, और दिखाई नहीं देते जल्दी से। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।